लेकिन जो भी लोग आज देश की दुर्दशा को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब एक छतरी के नीचे आ रहे हैं या आने का प्रयास कर रहे हैं या उनकी आने की इच्छा है। और मुझे लगता है कि 2024 से पहले मैक्सिमम लोग, एक कैनवास बनेगा, एक छतरी बनेगी और सब लोग उसके अंदर रहेंगे। कुछ थोड़े बहुत बाहर भी रह जाएंगे, मुझे लगता है चुनाव के तुरंत बाद वो सब आ जाएंगे। लेकिन ये तय है कि भ्रष्टाचार की, एंटायर भ्रष्टाचार और एंटायर पॉलिटिकल साइंस की सरकार चली जाए। विपक्ष के मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जिसमें अभी तक कोई भी सहमति नहीं बनी है, पर सपने हैं कि बीजेपी को 2024 में हराकर सरकार बनानी है। आलोक शर्मा से सुनिए 2024 चुनाव के परिणाम की भविष्यवाणी। अभी तो आज पहली एक बैठक हुई है, उसी में पूरी बीजेपी की नींद हराम हो रही है। आज देखिएगा बहुत से लीडर से एक दूसरे को रात को फोन करके बात करेंगे, और बिहार में तो पूरी तरह से जिस तरह से सुपड़ा साफ होगा, समय बताएं। क्या बात करेंगे फोन पे आलोक जी, ये भी बता दीजिए। अब देखिए वो फोन पे बात करेंगे, कल के शो में जब आऊंगा तो फिर वो भी बता दूंगा मैं आपको। अच्छा। दूसरी चीज, दूसरा जो प्रश्न है कि नीतीश कुमार जी वाला, देखिए आज मीटिंग में सभी तमाम दल थे और जो भी फैसला होगा, नीतीश जी भी एक वरिष्ठ लीडर हैं, नीतीश जी भी हो सकते हैं, कांग्रेस से भी कोई हो सकता है, संयोजक पहले शरद पवार जी भी के बारे में भी बात आई थी। तो अभी ये मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं, कौन संयोजक रहेगा कौन नहीं रहेगा इस समय बताएगा। लेकिन इतना अवश्य है कि जिस तरह से मोदी जी और बीजेपी सरकार लगातार एक्सपोज होती चली जा रही है, 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, ये तय है। और उसका अगर अंक गणित भी देखें आप दो एंगल से, राज्यवार देखें, बिहार में 30 से 35 सीटें इनकी कम होंगी, पिछली बार एक तरफा थी। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तीनों राज्यों में घटेंगे। चौथा महाराष्ट्र में घटेंगी इनकी सीटें। बीजेपी की अकेले दम की जो सीटें हैं वो लगभग 125 से 150 सीटें घटेंगी, जिस तरह के गठबंधन 2019 के बाद टूटे हैं। पंजाब भी इनके हाथ से जाएगा। अब बात आती है कि किस तरह 100-125 कम कर रहे हैं इनकी, तो फिर तो अमित शाह 300 कह रहे हैं, आप मतलब ये कह रहे हैं 200 से भी नीचे आएंगे? मैं कह रहा हूं 125 सीटें से लेकर 150 सीटें बीजेपी की घटेंगी। ये मेरी बात आज आप तय करके मान के चलिएगा मानक जी, मैं राज्यवार पूरा आकलन करके लेके बैठ कर उसके बाद स्टेटमेंट दे रहा हूं। नीतीश कुमार जी सिर्फ विपक्ष के प्रमुख नेताओं से मिलते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात होती है, राहुल गांधी जी से मुलाकात होती है, खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं, उसी से राजनीतिक खलबली इतनी मच जाएगी। तो सोचिए जरा कि आने वाले समय में जब बड़े बड़े फैसले होंगे, तब सत्ता पक्ष में बैठे भाजपा के साथियों का क्या हश्र होगा। आपने कहा हो सकता है कि चेहरा भी अनाउंस हो जाए चुनाव से पहले, बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं हो सकता है, नहीं क्यों नहीं हो सकता है। मतलब गठबंधन के सभी दल अगर एकजुट होकर बैठते हैं प्लेटफॉर्म पर, और अगर इसकी जरूरत होती है कि हमें चेहरा अनाउंस कर देना चाहिए, सभी वरिष्ठ नेता बैठकर अगर निर्णय लेते ही हैं, तो इसमें समस्या क्या है? कहां है बताइए, मोदी के सामने कौन सा चेहरा इतना पॉपुलर है, बताइए, नाम बताइए मुझे। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने कौन सा चेहरा था? अरे क्या मोदी करना है, खुद की मार्केटिंग खुद ही करेंगे तो खुद ही सबसे बेहतर लगेगा। आप देखिए, एक सेकंड, अब घुमाइए मत सवाल को, एक मिनट, सवाल को घुमाइए मत। आपने कहा हो सकता है कि चुनाव, एक सेकंड, वन सेकंड, आपने कहा हो सकता है चेहरा भी अनाउंस हो जाए, इसीलिए मैंने कहा बताइए कौन सा हो सकता है। मैं एक नाम नहीं पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे 3 4 5 नाम गिना दीजिए मोदी के सामने कौन सा। अच्छा सुनिए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको नहीं पता है कि विपक्ष में कितने सारे प्रोमिनेंट चेहरे हैं, कितने सारे प्रोमिनेंट लोग हैं? चाहे आप किसी भी दल की बात कर लें, बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा ठीक है सर, अरे मैं बाकी दलों की बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और जितने बाकी दल साइड में बैठे हैं, गैर बीजेपी गैर कांग्रेसवाद में यकीन रख रहे हैं, अगर उनको भी ले आए नीतीश जी तब क्या होगा? तो मुझे लगता है कि इसका जवाब तो सुनील भाई ज्यादा अच्छे से देंगे कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी लड़ सकती है कि नहीं। ममता दीदी देंगे कि कांग्रेस को सीट देंगे कि नहीं बंगाल में, है ना। बीआरएस देंगे, नीतीश जी के साथ उठक बैठक करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, याद है ना आपको पटना का वो सीन। वो जवाब देंगे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे कि नहीं तेलंगाना में। वाईएसआर देंगे कि आंध्रा में कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे कि नहीं। पवार साहब ने तो खतरे की घंटी बजा दी है एमवीए के लिए, इस लाइन पे रहे तो एमवीए का क्या होगा। इसलिए पवार साहब को मनाना जरूरी है, इसलिए उधर पहुंच गए थे। तो इसलिए इसे छोड़िए, फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है। मैं फिर कहता हूं,
ये सब एक हो जाएंगे चुनाव के बाद। अगर बीजेपी 272 के नीचे गई तो निश्चित तौर पे सब छतरी के नीचे आएंगे, जो आलोक भाई कह रहे थे। नहीं होगा तो ना नौमन तेल होगी ना कुछ आगे होगा। ओके, सही है, बिल्कुल 272 का खेल है। सुनील साजन बताइए, नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक बने तो क्या समाजवादी पार्टी गैर बीजेपी गैर कांग्रेसवाद छोड़कर यूपीए के साथ जाएगी? मैंने सबको सुना, आपको भी सुना, आलोक भाई को भी सुना, आलोक जी को भी सुना। मैं केवल एक बात कहूं कि मैंने आपके भी कार्यक्रम में कई बार कहा, इस समाजवादी पार्टी ये चाहती है या देश ये चाहता है। जरूरी नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। अगर कांग्रेस बड़ा मन कर रही है, क्योंकि हमारे लिए लगभग दोनों एक जैसे हैं। थोड़ा सा साफ करिए ना, समाजवादी पार्टी की स्थिति है क्या आज की तारीख में, बताइए ना। कह दीजिए ना कि हम अब गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसवाद से दूर जाकर टीएमसी की तरह हम अब अपने विकल्प खोल रहे हैं, हम यूपीए के साथ जा सकते हैं। नहीं, हम तो भाजपा को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अभी उत्तर दिया ना आपको कि उनको तो अपना बिहार, जो जिनसे बिहार नहीं समझ रहा, वो देश की बात क्या करेंगे। मैं पूछ रहा हूं, आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि हमारे मुसलमान बच्चे बम बनाते हैं अपनी आत्मरक्षा में। उत्तर नहीं दिया अब तक इन लोगों ने। मतलब वो कम्युनल है, आप उन्हें कम्युनल कह रहे हैं क्या? देखिए, भ्रष्ट तो आप उन्हें कह नहीं सकते, उन पर कोई आरोप नहीं है, उनकी छवि साफ है भ्रष्टाचार को लेकर, तो आप उन्हें सांप्रदायिक कह रहे हैं क्या? जो लोग भ्रष्टाचारियों को अपने साथ गले लगा ले, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन? वो स्पष्ट है। एक तरफ नेशनल हेराल्ड के केस वाले हैं, एक तरफ चारा घोटाला प्लस जमीन घोटाले वाले हैं, नौकरी और जमीन घोटाले वाले हैं, तो वो इससे बड़ा क्या हो सकता है। परंतु जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए कितना मुंह के ऊपर फेविकोल लगा रहेगा कि एक विधायक ओपन नहीं कहता है। मतलब आरपी सिंह, आपके हिसाब से नीतीश कुमार सांप्रदायिक भी हैं और भ्रष्ट भी हैं, भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं, मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, बचा रहे हैं, इसलिए या आंखें मूंद ले रहे हैं, इसका मतलब वो भ्रष्ट भी हुए और सांप्रदायिक भी हुए। आपके परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा है कि 2015 में नीतीश बाबू जो थे बड़े खराब थे, उनका डीएनए ढूंढ रही थी बीजेपी। फिर 2020 में वो विकास पुरुष हो गए, अब फिर वापस खराब हो गए हैं, वो सांप्रदायिक हो गए। वो तो जो बीजेपी के साथ रहे वो मतलब युग पुरुष हो जाता है, और जो बीजेपी से दूर हो जाए वो भ्रष्टतम निकृष्ट व्यक्ति हो जाता है। अजीब परिभाषा है इनकी। ये कह रहे हैं साहब वाईएसआर साथ आएंगे, केसीआर साथ आएंगे, ममता आएंगी, समाजवादी आएंगे, हमारे साथ कोई नहीं आएगा, सब बीजेपी के साथ जाएंगे। क्या ऐसा लग रहा है आपको किसी को? मैं तो कह रहा हूं कि भाई कह रहे हैं शरद पवार जी के बारे में देखते जाइए आप, अभी तो पिक्चर बाकी है। कि मैं फिर कहूंगा, शरद पवार जी हो चाहे कोई भी हो, क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे? और अगर जाएंगे तो बीजेपी बताए कहीं कोई अंदर खाने उनसे कोई बात हुई है तो। जहां तक बात है शरद पवार जी की, उद्धव ठाकरे की, नीतीश जी की, सबने मना किया है कि हम पीएम कैंडिडेट नहीं। इवन ममता बनर्जी ने भी मना किया है कि मैं पीएम कैंडिडेट नहीं। लेकिन बीजेपी चाहेगी, देखिए एक दिन वो बनेगा, एक दिन वो बनेगा। इनकी यहाँ कहानियां बनती रहती हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार की लड़ाई कहां तक पहुंची? अडानी के ऊपर जो जेपीसी बननी थी वो कहां तक पहुंची? मोदी जी की डिग्रियों का कोई स्पष्टीकरण कहीं से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम इन बातों पर पूछ रहे हैं। और मैं तो अजय आलोक भाई को कहूंगा कि अच्छा किया उन्होंने बहुत दिन तक वेट किया ना, वो एक तरफ नहीं गए। अगर नीतीश जी आए तो अजय भाई आप भी हमारे साथ ही आ जाओ, अच्छा रहेगा। अब तो जो है वो अच्छा रहा, आपने जो इतना इंतजार किया ना, बीजेपी में नहीं गए, नीतीश जी बने तो इधर ही आ जाना, अच्छा रहेगा वो भी। मुझे लगता है कि आज विषय ये नहीं है कौन किसके साथ जा रहा है, आज विषय ये है कर्नाटक में भगदड़ मच रही है बीजेपी में। तमाम एमएलए है कौन किसके साथ जा रहा है, सबसे बड़ा विषय आज यही है। राहुल गांधी कह रहे हैं ऐतिहासिक बैठक है, ये ऐतिहासिक कदम है। देखिए मैं फिर कहूंगा, हर चीज अब देश के अंदर ऐतिहासिक होगी आने वाले समय में। जिस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी, बिल्कुल शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए विपक्ष इस बार इनको धराशायी करेगा। हमने कर्नाटक के अंदर पूरा इनके खेमे में खलबली मचा दी। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, बहुत सारे लीडर्स बीजेपी छोड़ेंगे। इतना राजस्थान में तो ऐसा लग रहा है सचिन पायलट छोड़ने को तैयार बैठे। देखिए क्या होगा, अभी समय बताएगा कौन किसको छोड़ेगा। क्विक रिस्पांस, उसके बाद आगे जाऊंगा। बोलिए आरपी सिंह। छत्तीसगढ़ में भी पूछ लो क्या होगा। यानी मैं यही पूछ रहा था कि अपना घर संभल नहीं रहे लोगों से, दूसरों के घरों की बात करते हैं।
राजस्थान के अंदर क्या है, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हाल है, पंजाब इनका सूफड़ा साफ होगा, इनके पार्टी के लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। अभी रुक जाइएगा, हफ्ता भर और देखिएगा तमाशा वहां पर क्या होगा, तो दिखता है कि क्या हालत है इनकी। तो अपना घर समझता नहीं कोई नेता, इनके राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी जी को नेता मानने से मना कर दिया था। तो दिखता है कि पार्टी की जर्जर हालत है। हाँ ठीक है, एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला उन्होंने आज कह दिया। अब देखते हैं इसके कैसे आगे क्या जाकर क्या गुना और जमा क्या बनता है, इसमें से देखेंगे आगे जाकर। परंतु मुझे बहुत कोई इनसे नहीं, हम तो इनको ऑल द बेस्ट कह सकते हैं। परंतु एक बात बताकर जाइएगा, अलका लामा ने जो शरद पवार जी के लिए बोला था वो ठीक था या वो नहीं ठीक था? बोलिए आलोक शर्मा, क्योंकि आलोक शर्मा बोलिए। देखिए मुझे नहीं पता अलका लांबा जी ने क्या कहा, लेकिन कमाल कर रहे हैं, बताइए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बीजेपी के एजेंडे पर जो भी चलेगा हाँ, वो ठीक नहीं रहेगा, वो विपक्षी एकता के लिए घातक होगा कहीं ना कहीं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने विपक्ष महागठबंधन में शामिल होने का फैसला कर लिया है। बुधवार को दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया। अब भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लोगों की एकजुटता करार दिया है। भाजपा ने गुरुवार को केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा, अन्ना हजारे को गुरु बताने वाले अब लालू यादव के अनुयायी हो गए हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, जेडीयू और आप को निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की पार्टी यूनाइटेड नहीं है और उसके साथ एक और व्यक्ति जो अपने राज्य में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं, वो दोनों मिलकर कल राष्ट्रीय स्तर पर एकता की बात कर रहे थे। उन्होंने केजरीवाल को निशाने पे लेते हुए कहा, भारतीय राजनीति का नटवरलाल या मैं कहूं भारतीय राजनीति में सियासी धर्मांतरण का जीता जागता उदाहरण है, वो अरविंद केजरीवाल हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आज जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन बन चुका है। अन्ना हजारे को अपना गुरु मानने वाले आज लालू, राहुल और तेजस्वी के अनुयायी बन गए हैं। पूनावाला ने तीखा वार करते हुए कहा, पॉलिटिकल नटवरलाल जी आज उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जिन्हें वो कभी भ्रष्टाचारी बताते थे। गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाना है इसका बहाना है, इन्हें अपने अपने भ्रष्टाचार तंत्र को बचाना है। कल तक जिनको गाली दे रहे थे आज वो सुहाना सुहाना है। इसके बीच अगर कोई कॉलम है तो वो केवल यूनिटी ऑफ करप्शन है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।